हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इंडियन पॉलिटी के क्लास में आज पढ़ेंगे आप व्यवस्थापिका के बारे में। मैंने कल बोला था सरकार के 3 अंग होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान से सुनिएगा और जरूरत पड़ने पर लिखते भी रहिएगा। सरकार के पूरी इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें 3 डिपार्टमेंट है। पूरा सिस्टम 3 डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसको कहते हैं सरकार, गवर्नमेंट। इस सरकार के 3 अंग हैं। एक व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, इट मेक्स लॉ या कानून बनाती है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका या बने हुए कानूनों का पालन करती है। और तीसरा जुडिशियरी, न्यायपालिका, जो दंड का निर्धारण करती है कुछ गलत होने पर, कानून की व्याख्या करती है और अगर कानून गलत है, सरकार की नीतियां गलत है तो उसको रद्द भी करती है। इन 3 डिपार्टमेंट को 3 ऑर्गन्स को सामूहिक रूप से सरकार कहते हैं। हम आज एक ऑर्गन की बात करेंगे। नंबर 1 व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, यह कानून बनाती है। ध्यान से समझिएगा, कानून दिल्ली में भी बन रहा, पूरे देश पर वो कानून लागू हो रहा। आज दिल्ली में जो कानून बनाती है उस संस्था को हम कहते हैं पार्लियामेंट। उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। ये दिल्ली में है। इसका कानून भारत के सभी क्षेत्रों, लोगों पर लागू होता है। इस पार्लियामेंट के 2 हाउस है। अभी आप सुन लीजिए, फिर मैं लिखवा दूंगा। इस पार्लियामेंट के 2 हाउस, एक लोकसभा, लोकसभा को इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। लेकिन हम पढ़ाने के क्रम में लोकसभा को अंग्रेजी हिंदी दोनों में यूज करेंगे। हम लोकसभा ही बोलेंगे, बट आपसे अगर कोई पूछे कि लोकसभा की इंग्लिश क्या होती है तो हाउस ऑफ द पीपल। दूसरा राज्यसभा, इसकी इंग्लिश होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। संविधान की किताब में आर्टिकल में हिंदी में लोकसभा लिखा हुआ है, इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल। हिंदी में राज्यसभा लिखा हुआ है, इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लेकिन मैं पढ़ाने के क्रम में बात करूंगा लोकसभा का हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और राज्यसभा का भी। मैं ऐसे ही बात करूंगा। अपने अपने राज्यों में राज्य भी कानून बनाता है, उसको कहते हैं राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। इसके भी 2 सदन हैं, राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको आप विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य को कहते हैं विधायक, एमएलए। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम एक एक करके बात करेंगे। हम बात करेंगे पहले लोकसभा पे। तो आप अगर लिख रहे हैं तो लिखिएगा हेडिंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग। ठीक से बैठ जाइए। आप घर में बैठे हैं, इसका मतलब कंफर्टेबल होना नहीं होता है, अलर्ट होना होता है। आराम से लिखो, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। हेडिंग सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिर लिखना देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। नंबर 3 जुडिशियरी, न्यायपालिका। इतना लिखने के बाद हेडिंग देना व्यवस्थापिका।
लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर लिख दिया आपने व्यवस्थापिका। आप बिल्कुल मेरे साथ लिखिएगा, आपको कोई और नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। यह कानून बनाती है, यह कानून बनाती है। इट मेक्स लॉ। लिख दिया आपने, यह कानून बनाती है। अब इसके भी दो स्तर हैं, लिखना आप। व्यवस्थापिका के दो स्तर। देयर आर टू लेवल्स ऑफ लेजिस्लेचर। नंबर 1 यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर हिंदी में संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका, और इसी को आप कहते हैं संसद, पार्लियामेंट। व्यवस्थापिका के दो स्तर। नंबर 1 यूनियन लेजिस्लेचर, संघीय व्यवस्थापिका, और इसको कहते हैं संसद या पार्लियामेंट। दूसरा राज्य स्तर की व्यवस्थापिका। लेजिस्लेटिव एट स्टेट लेवल। लेजिस्लेटिव एट स्टेट लेवल। और ये कौन है? ये है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। ये अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाती है। हमारा सबसे पहले डिस्कशन होगा संसद पर, पार्लियामेंट पर। हेडिंग दीजिएगा पार्लियामेंट और लिख दीजिएगा संसद के दो सदन। अंग्रेजी वालों, पार्लियामेंट इज बाई कैमरल। आप इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश लिखते रहना। पार्लियामेंट इज बाई कैमरल। बाई मतलब टू। पार्लियामेंट इज बाई कैमरल, संसद के दो सदन। नंबर 1 लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल। नंबर 2 राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा के ब्रैकेट में आप लिख देना एमपी, सांसद, और राज्यसभा के ब्रैकेट में भी एमपी, सांसद। और अभी आप कुछ नहीं लिखना, अब ध्यान से सुनो, जब मैं बोलूंगा तब लिखना। बात कर रहे हैं हम लोकसभा की। स्टूडेंट्स, भारत के संसदीय इतिहास में जितना परिवर्तन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ, उतना पिछले 70 वर्षों में कभी न हुआ। हर संस्था में परिवर्तन हुई है, और क्रांतिकारी परिवर्तन आगे भी होता है, परिवर्तन पीछे भी होता है। ये क्रांतिकारी परिवर्तन। तो लोकसभा में क्या परिवर्तन हुआ है, इसको समझने के लिए आप इसको दो भागों में बांटेंगे कि लोकसभा ये 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत कुछ और था। मतलब भारत में जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट था। 31 अक्टूबर 2019 से पहले
तब क्या संस्था यहां पर था, तब कितने राज्य हुआ करते थे? 29। अभी लिखना नहीं, आप अभी समझना। 29 राज्यों से चुन करके होते थे 530 एमपी। बिफोर 31 अक्टूबर 2019, 530 MPs elected by 29 states of India। और फर्क पड़ गया कि 31 अक्टूबर 2019 से 28 राज्य हो गए, और 28 राज्यों से चुन करके आए। ठीक से समझना, 530 में 6 जम्मू कश्मीर है, इस 6 को माइनस कर देना, तो अब कितने हो गए ये? 524। अभी आपसे कोई पूछेगा कि एट प्रेजेंट इंडिया में राज्यों से कितने एमपी होते हैं लोकसभा में, तो बोलेंगे 524 एमपी। इसके पहले वाले में आइए, पास्ट और प्रेजेंट एक साथ। 7 संघ शासित क्षेत्र पहले थे। 7 संघ शासित क्षेत्रों से चुन करके आते थे 13 एमपी। पहले मैं बात केवल इधर ही की कर रहा हूं, फिर उधर वाला आप समझ लेंगे। 7 संघ शासित क्षेत्रों से आते थे 13 एमपी। और वो कौन 13 होता था? देखना, इसको याद करते हैं यूनियन टेरिटोरीज को एक कोड है, ऐसे आप याद कर सकते हो कितने संघ शासित क्षेत्र थे पहले, ऐसे करके याद करते हैं। 5 दिल अंदाज, मतलब ये हो गया पौंडीचेरी, ये चंडीगढ़, ये दिल्ली, ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। 7 यूनियन टेरिटोरीज हुआ करते थे पहले। अब इसी को आगे हम बढ़ाएंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 9 हो जाएगा। 7 यूनियन टेरिटोरीज से कितने हुआ करते थे? 13, जिसमें दिल्ली से बच्चों लोकसभा में 7 एमपी और बाकी सबसे एक 13 एमपी। ये बात पास्ट की है, 31 अक्टूबर 2019 से पहले की है। कितने होते थे? 13, जिसमें 7 यूनियन टेरिटोरीज का नाम बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। 5 दिल अंदाज, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। दिल्ली से 7 एमपी, बाकी सबसे एक। लेकिन इसमें लिखा हुआ ये मैक्सिमम हो सकते हैं 20, 7 खाली था। और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 एमपी हुआ करते थे एंग्लो इंडियन। ठीक से समझना, तो कुल मिलाकर के कितने हुए? 530, 13 और 2 होते थे 545। और हो सकते थे कितने में? हम फिर 13 को नहीं लिखेंगे, हो सकते थे कितने में? हो सकते थे कितने में? हम 13 को नहीं लिखेंगे, 20 को लिखेंगे। तो हो सकते थे मैक्सिमम कितने? 530, 20 और 2 552। पहले ये पोजीशन था। आज क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा ये, इसको आप बड़े आराम से समझ लें। 31 अक्टूबर से पहले 530 एमपी इलेक्टेड बाय 29 स्टेट्स, 13 एमपी बट मैक्सिमम 20 इलेक्टेड बाय 7 यूनियन टेरिटोरीज, और 2 एमपी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एंग्लो इंडियन। अब एक सवाल उठता है, एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? एंग्लो इंडियन के बारे में बहुत गलत फहमी है,
उसको आप भुला दीजिएगा और बस एक बात याद रखिएगा, पिता पक्ष से यूरोपियन कंट्री का होना चाहिए और मदर लाइन से इंडियन। मतलब आपके फादर या ग्रैंडफादर कोई पुरुष यूरोपियन कंट्री का हो, आपकी मम्मी आपकी नानी इंडियन, तो ये संतान कहलाएगी एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के दो लोग नॉमिनेटेड होते थे। एक सवाल उठता है कि ये खड़ा नहीं हो सकता था लेकिन चुनाव जीतेगा नहीं, ये पक्का बात है। उसका कल्चर बिल्कुल हमसे अलग है, वो चुनाव नहीं जीतेगा। इसलिए एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? एंग्लो इंडियन का डेफिनेशन है आर्टिकल 366 के 2 में। मेरे कहने से नहीं, मेरी कोई मन की कल्पना नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 के 2 में लिखा हुआ है किसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। इनको हिंदी में कहते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय। किसको कहते हैं? पिता पक्ष से यूरोपियन कंट्री का होगा और माता पक्ष से इंडियन। ये एंग्लो इंडियन इस वर्ग के दो लोगों को नॉमिनेट कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या ये इलेक्टेड नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, लेकिन चूंकि कल्चरल प्रॉब्लम है, ये पूरा इंग्लिशाइज्ड है, तब ये भी सवाल है कि तो इनको फिर दो नॉमिनेट क्यों करते थे? राष्ट्र के विकास में इनका महान योगदान है। इंडिया में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं उसका 90% इसी का है। आप अपने स्टेट कैपिटल में देखिएगा, जैसे आप कलकत्ता में हैं या पटना में हैं या लखनऊ इलाहाबाद में हैं या रांची में हैं, सेंट माइकल, डॉन बॉस्को, लोयला, नोटरडेम, सेंट जोसेफ, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उसका 90% कौन चला रहा है? एंग्लो इंडियन। तो राष्ट्र के विकास में उनका महान योगदान था। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि पति पत्नी दोनों अमेरिका का है, इंडिया में रहता है, तो वो तो यूरोपियन कंट्री का है नहीं, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इंडियन क्रिश्चियन। वो भारत का अगर नागरिक है तो उसको इंडियन क्रिश्चियन कहेंगे। लेकिन अगर पिता पक्ष से यूरोपियन है, मदर इंडियन है, नानी इंडियन है, तो वो है एंग्लो इंडियन। इस वर्ग के दो लोगों को नॉमिनेट कर रहे थे। अब वर्तमान कंडीशन क्या है देखिएगा। अब अभी यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से अब तक आगे भी क्या रहेगा? 28 राज्यों से कितने आएंगे चुन करके? इलेक्टेड बाय 28 स्टेट 524 और यूनियन टेरिटोरी 7 पहले था, 2 बढ़ गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख 9 के बाद अब 8 हो गया, क्योंकि दादर नगर हवेली दमन और दीव को 1 कर दिया गया। तो 8 संघ शासित क्षेत्रों से कितने होंगे अब? निर्वाचित। पहले कितने थे याद करो आप? 13 थे पहले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 524 में से हमने 6 निकाला है, 530 में से तो 524। 6 जो बता जम्मू कश्मीर का, उसमें 5 जम्मू कश्मीर में और 1 लद्दाख में, तो ये बढ़ गए 6। यानी अब कितने हैं? 19 यूनियन टेरिटोरीज से 19, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 26। और आपको एक विशेष जानकारी मैं दे दूं कि अमेंडमेंट हुआ 1/2019 में 104वां संशोधन। तो अब एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के वर्तमान कंडीशन क्या होगा? 543 हैं
और हो सकते हैं 550। 543 कैसे हैं? 524 और 19। अगर आप 19 को नहीं समझ रहे तो एक बार फिर रुकिए। पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। आप अपनी कॉपी में सेपरेट लिख दीजिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि पहले कितने थे। 1 2 3 4 5 6 7 थे पहले, बाद में हो गए 8 जम्मू कश्मीर, 9 लद्दाख। लेकिन फिर एक और परिवर्तन हुआ, इन दोनों को एक में कर दिया गया। इन दोनों को एक में कर दिया तो अब कितना होगा? 8 यूनियन टेरिटोरीज। इनको आप इनको 4 5 6 7 इंडिया में कितने यूनियन टेरिटोरियों को आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? पहले 7 था, फिर 9 हुआ, 8 है। और इसमें कितने एमपी होते हैं लोकसभा में? बड़े क्लियर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बनेंगे, कंफ्यूजन आपको ना होगा। लोकसभा में इसमें कितने होते हैं समझिए आप। दिल्ली से 7 एमपी, जम्मू कश्मीर से 5 एमपी और बाकी सब से एक पौंडीचेरी, एक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन और दीव से 2 हो जाएगा, लद्दाख से 1। ये 19 6 बाद में जोड़े गए 19। और आप यहीं पर लिख देना राज्यसभा में। राज्यसभा में याद रहे दिल्ली से होते हैं, लिख दीजिएगा 3 एमपी। जम्मू कश्मीर से होते हैं राज्यसभा में 4 एमपी और पौंडीचेरी से होते हैं राज्यसभा में 1 एमपी। आप ऐसे समझना 1 3 4। आपसे कोई पूछेगा कि लोकसभा में कितने यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, तो कॉन्फिडेंटली जवाब देना 8 यूनियन टेरिटरीज लोकसभा में है और कुल उनकी संख्या है 19। पहले 13 थी, फिर जम्मू कश्मीर का 6 था जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बटा तो 19। और राज्यसभा में अगर कोई आपको बोलेगा कि कितने राज्यों से प्रतिनिधित्व होता है तो क्या बताएंगे आप? 3 यूनियन टेरिटोरीज से। राज्यसभा पर अभी हम बात करेंगे आपसे। अब लोकसभा की यह बात होने के बाद अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में कुछ और बातें। ये लोकसभा के 543 लोकसभा के 543 एमपी को कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। हर स्टेट का अपना अपना सीट है लोकसभा में। जैसे आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 एमपी होते हैं यूपी से। महाराष्ट्र से 48 होते हैं, वेस्ट बंगाल से 42 होते हैं, बिहार से 40 होते हैं, झारखंड से
14 होते हैं। ऐसे भारत के सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में और उनकी कुल संख्या है 543। कौन चुनता है इनको? हम चुनते हैं, आम आदमी। आम आदमी किसको कहते हैं? हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही हैज कंप्लीटेड मिनिमम द एज ऑफ 18 ईयर्स। आम आदमी मत देने का अधिकारी कौन है? कोई बोलेगा कि एमपी ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। तो लोकसभा के एमपी को कौन चुन रहा है? आम आदमी। आम आदमी उसको कह रहे हैं जो भारत का नागरिक हो और कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए 18 साल। पहले यह उम्र थी वोट देने की 21 साल। 61वें संशोधन द्वारा राजीव गांधी के समय यह परिवर्तन हुआ, तो 18 साल अब वोट देने की एज है। ये आम आदमी वोट देता है लोकसभा का, इसलिए लोकसभा के चुनाव को कहते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन भी कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं। अगर आपको लोकसभा का चुनाव, एक मिनट, लोकसभा का अगर कितने दिनों के लिए लोकसभा का चुनाव होगा? लिखते रहना आप, टर्म। अभी रुको, लिखना नहीं। लोकसभा 5 साल के लिए होती है सामान्यतः। जैसे ये नई लोकसभा कब की है? 2019 की। और सामान्यतः यह कब तक रहेगी? 2024 तक। इसके पहले कब चुनाव हुआ था? 2014 में। इसके पहले कब हुआ था? 2009 में। तो जनरली लोकसभा का टर्म 5 साल होता है, बट पहले भी भंग हो सकती है। भंग कैसे होगी हम सरकार बनाने के बाद अगले क्लास में बताएंगे। इसलिए लोकसभा अस्थायी सदन है, नॉन परमानेंट हाउस है। और आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? कौन लड़ सकता है लोकसभा का चुनाव? बस पढ़ने लिखने की कोई योग्यता नहीं। आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि इंडिया में एक लमसम जानकारी है आपके लिए। इंडिया में यूं ही जानकारी, अभी इसको लिखना मत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, एमपी, लोकसभा हो या राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, पंचायत, नगर निगम, इनके चुनाव में अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो आपकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती है। इनकी जो क्वालिफिकेशन की बात है उसमें यही आएगा, इन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, इसलिए पढ़ने लिखने की कोई योग्यता नहीं है। तो लोकसभा के एमपी में आप खड़ा होना चाहते हैं तो बस 2 बातें, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज 25 साल, मैक्सिमम कोई सीमा नहीं, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं। ये लोकसभा चूंकि कभी भी भंग हो सकती है, इसलिए इसको निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, लोअर हाउस। अब एक बात और करते हैं, फिर हम राज्यसभा में बात करेंगे। लोकसभा की एक शॉर्ट में ये जानकारी थी और इसके बाद हम बात करेंगे, हेडिंग दीजिएगा राज्यसभा। हेडिंग देना आप, राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें बैठने वाला कौन कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एमपी। इनके साथ भी कुछ वैसी बातें हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले फिर बिल्कुल उसी अंदाज में मैं बात आपसे कर रहा हूं कि राज्यसभा में बैठने वाला भी एमपी है, तो आखिर अंतर क्या है? बहुत भयानक अंतर है
बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, भयानक नहीं, महत्वपूर्ण अंतर है। और क्या अंतर है आप देखना। सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह 31 अक्टूबर 2019 से पहले मुस्कुराइए और हंसते रहिए और लिखते भी रहिए। ये बिल्कुल राज्यसभा के बारे में आप लिखने जा रहे हैं कि राज्यसभा का प्रेजेंट पोजीशन क्या है। तो पहले पोजीशन था राज्यसभा का कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले राज्यसभा में 29 राज्यों से निर्वाचित 229 एमपी होते थे, इलेक्टेड बाय 29 स्टेट्स। तक जम्मू कश्मीर भी स्टेट ही था। और अब क्या हो गया, 31/2019 से 28 राज्यों से, इलेक्टेड बाय 28 स्टेट्स। 4 कम कर दीजिए, 225 एमपी। जम्मू कश्मीर के 4 को माइनस किया और 2 यूनियन टेरिटोरीज, 2 संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित, 2 मतलब दिल्ली से 3 एमपी और पांडिचेरी से 1 एमपी। तो ये 4 हो गए। तो कुल निर्वाचित कितने हो गए, 233 एमपी इलेक्टेड। लेकिन हो सकते हैं कितने, 238, 5 खाली। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये 12 लोग 4 क्षेत्रों के हैं। कौन 4, ये 12 लोग हैं, इनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक कार्य से 12 MPs are nominated by the President of India in the राज्यसभा। राज्यसभा में 12 MP को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 12 4 क्षेत्रों के लोग हैं और कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक कार्य 4 क्षेत्र कौन कौन है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल वर्क। जब हम आपको गवर्नर पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि गवर्नर का एक और क्षेत्र होता है, सहकारिता, कोऑपरेटिव्स। समझ रहे बात आप? हाँ, कोऑपरेटिव्स भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति 4 ही क्षेत्रों से नॉमिनेट करते हैं। और ये 12, इसमें स्पोर्ट्स नहीं है, खेल वगैरह नहीं है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सचिन तेंदुलकर कहां से थे, वो कला से थे। कहा गया कि खेलना भी एक कला है, इसलिए। तो 29 राज्यों से राज्यसभा में पहले 229 होते थे। 2 यूनियन टेरिटोरी से पहले थे, दिल्ली और पांडिचेरी से। 233 इलेक्टेड, मैक्सिमम 238, प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड 12। तो कुल मिलाकर के कितने, 245 होते थे और हो सकते थे 250। अब सवाल यह है, अब कितने, अब वर्तमान में देख लीजिए आप, वर्तमान में यानी 31/10/2019 से कितने हो जाएंगे, 28 राज्यों से 225 एमपी। जम्मू कश्मीर के 4 को यहां से माइनस कर दिया हमने। और पहले 2 यूनियन टेरिटोरीज थे, अब जम्मू कश्मीर भी है, तो 3 संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित, कौन 3, पांडिचेरी से 1, दिल्ली से 3
और जम्मू कश्मीर से 4। ये हो गए 8 MP। तो इलेक्टेड कितने हैं? बिल्कुल उतने ही जितने थे, 233। हो सकते हैं 238, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12, टोटल बराबर। ये राज्यसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। आपसे पूछेगा कि राज्यसभा से कितने यूनियन टेरिटोरीज के लोग राज्यसभा में होते हैं, तो 3 यूनियन टेरिटोरीज, पौंडीचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। राज्यसभा में इलेक्टेड हैं कितने? 233। हो कितने सकते हैं? 238, और टोटल कितने होंगे? 245, और मैक्सिमम 250। राज्यसभा के बारे में एक अजीब बात कि जैसे लोकसभा के एमपी को हम लोग चुनते हैं, राज्यसभा के एमपी को कौन चुनता है? लिखिएगा, राज्यसभा के एमपी का निर्वाचन उस राज्य के विधायकों द्वारा होगा। विधायक पर हम बात करेंगे। एमपी ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ दैट स्टेट। राज्यसभा के एमपी का निर्वाचन उस राज्य के विधायकों द्वारा होता है। राज्यसभा के मेंबर को हम कॉमन लोग नहीं चुनते, इसलिए राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। हम नहीं चुनते राज्यसभा को, राज्यसभा के मेंबर को कॉमन मैन नहीं चुनता, उनको राज्यों के विधायक चुनते हैं। राज्यसभा राज्यों की सभा है, इसलिए उसको राज्यों की सभा कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। एमपी ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ दैट स्टेट। राज्यसभा पर बात हम आपसे डिटेल्स बहुत बातें करनी है राज्यसभा पर, और ये टाइम लगेगा, तो आज यहीं पे रोकते हैं और कल हम राज्यसभा से स्टार्ट करेंगे। आप नोट्स बनाते रहिए और बने रहिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, 1-2 दिन में बिल्कुल लाइव हो जाएगा। मोबीशाला वाले बहुत एक्टिव लोग हैं, चूंकि नया सेटअप लगा है इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, तो हमें खेद है, लेकिन बहुत जल्दी हम लाइव क्लास के लिए आएंगे, 1 से 2 दिन में।